ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, आपका क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था और एक हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था। ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो प्लास्टिक कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अगेन 3 टाइप के, स्टोरेज के बेसिस पे। अगर प्रोटीन स्टोर करेंगे तो प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोनोप्लास्ट। एंड सेकंड, अगर ऑयल स्टोर करेगा फैट तो ऑयलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एंड लास्ट हो जाएगा कौन सा? अगर ये स्टार्च स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट हो जाएगा। ये क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन होता है पोलिनेशन में हेल्प करना और फ्रूट के डिस्पर्जल के अंदर हेल्प करना। फिर क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ाई था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट हमने देखा था कि सेल की सबसे लार्जेस्ट क्या होगी? ऑर्गेनेली होगी। अच्छा, इसके अंदर फिर हमने क्लोरोप्लास्ट में क्या पढ़ा था? यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था। आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमेबल, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, एंड द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 70S राइबोसोम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड और डीएनए जस्ट लाइक बैक्टीरिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पढ़ी थी। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था। सो बेसिकली ये क्या होता है? रिंग लाइक, रिंग होती है ना, तो रिंग की तरह एक मेम्ब्रेन होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो एज यूजुअल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है और इसमें प्रेजेंट होगा प्रोटीन। एंड यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन होता है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स को हमने नाम दिया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको टर्म दिया, सॉरी, फोटोसिंथेटिक यूनिट टर्म दिया था, और ये टर्म पार्क और बिगिंस ने दिया था। फिर थाइलेकोइड जो होते हैं वो क्या बनाएंगे? यहाँ पे स्टैक बनाते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और ग्रेनम सिंगुलर, और बहुत सारे ग्रेनम होंगे, सबको मिला के हम बोलेंगे ग्रेना। अच्छा, एक सिंगल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है? तो आप लोग बोलते हो 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट का नंबर इन ईच सेल्स। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड कितने होते हैं? और सॉरी, ग्रेनम कितने होते हैं? तो ग्रेनम हो जाएंगे यहाँ पे कितना? 40 to 60। और फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि एक ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड कितने होंगे? तो आंसर था हमारा 2 to 100। ये क्या है? थाइलेकोइड का नंबर। इतना क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे, अच्छा ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लेना कि जब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम लोग 2 इक्वेशन पढ़ते हैं। एक होता है यहाँ पे क्या? लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है क्या? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और क्या होता है? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था कैल्विन ने, सो दैट्स वाई हम लोग इसको और बोलेंगे क्या? कैल्विन साइकिल। आप याद रखना कि इसके अंदर जो ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर क्या होगा? ग्रेना के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। अब लाइट का मतलब जो लाइट डिपेंडेंट होती है। और हमारा जो स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन। सो बेसिकली कैल्विन साइकिल ना। और यहाँ पे डार्क रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को। अगर आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम याद रख लो। रूबिस्को क्या होता है? एक एंजाइम होता है। एंड यू नो ये यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर कितना होता है? अप्रॉक्स 60%, 16%। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो सिंगल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, उसका अराउंड 1/5 पार्ट ओनली क्या होता है उसके अंदर? रूबिस्को। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट तो बहुत सारे होते हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सारे होते हैं, तो ये वाला एंजाइम भी क्या होगा? बहुत सारा होगा। यस, तो अर्थ के ऊपर सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को एंजाइम। तो ये पॉइंट भी आप लोग वहां पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोस्ट अबंडेंट
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, और प्रोटीन या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंजाइम ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा आपको ये प्रोटीन मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? तो अभी के लिए आप लोग जस्ट इसको रट लो, क्योंकि मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक के अंदर यहाँ पे क्लियर करूंगी कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है। इसको जस्ट एक बार देख लेना। चलो फिर हमने पढ़ा था कि जो क्या पढ़ा था इसके बाद, हाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था एल्गी के बारे में। तो एल्गी के अंदर हर एक सिंगल सेल के अंदर एक ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल्स। जबकि हायर प्लांट के अंदर क्या होगा, 2 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल्स। और आपने देखा था कि हायर प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं, जैसे लेंस होता है ना वैसा। जबकि एल्गी के अंदर आपको शेप्स के बेसिस से बहुत ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, यूलोथ्रिक्स यू शेप क्लोरोप्लास्ट या गर्डल भी बोल सकते हैं, स्पाइरोगायरा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, और जिग्निमा स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लियर हो गया? फिर हमने पढ़ा था राइबोसोम, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, इन प्रोकैरियोट्स 70s राइबोसोम, यूकैरियोट्स 80s राइबोसोम, 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मिलेंगे। फिर राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल, लार्ज और स्मॉल। फिर यहाँ पे लार्ज 50, यहाँ पे 30, 60, 40। अगर आप क्लास रिवाइज नहीं करके आए हो तो बेटा अभी ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ ना आपके लिए सेंसलेस है, ठीक है। हाँ, जो लोग टॉपिक पढ़ के आए हैं या रिवाइज करके आए हैं तो उनके लिए तो उनको समझ आ रहा होगा कि ये चीजें उनके लिए कितनी काम हो रही है, मतलब रिवीजन की ना। तो 50, 30, 60, 40, 23s, 5s, 16s, 28s, 5.8s, 5s, and 18s, and total 3 types of rRNA in prokaryotes and 4 types of rRNA in eukaryotes. And ribosome is equal to rRNA plus protein is equal to ribonucleoprotein. और यहाँ पे S क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडिमेंटेशन यूनिट भी बोल सकते हो आप। चलो तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे मैं क्या टर्म लिख रही हूँ, एंडो मेम्ब्रेन, और आगे मैं टर्म लिख रही हूँ सिस्टम। इसका मीनिंग ये हुआ, एंडो मीन्स इनसाइड, और इनसाइड कहाँ पे, इनसाइड सेल, और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होता है, और आगे लिखा हुआ है सिस्टम। अब आपको मैं एक सिस्टम का मीनिंग बताती हूँ। जैसे स्कूल हमारा एक सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट एक सिस्टम होता है, एंड मतलब हर, अब सिस्टम का मीनिंग क्या है। जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ। सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो सारे आपस के अंदर बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर वर्क करते हैं। जैसे स्कूल का जो स्टाफ है उनका अपना एक अलग सिस्टम होता है, लाइक उसमें प्रिंसिपल हो गए आपके, ठीक है, एंड फिर आपके टीचर्स हो गए, एंड इवन स्टूडेंट हो गए, एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गए। तो इन सबका हम सबका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस कोऑर्डिनेशन से क्या बनता है, सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब भी लिखा आता है सिस्टम तो सिस्टम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्या, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं से नहीं चलता है। मैं फिर आपको याद दिला देती हूँ बेटा कि नीट एग्जाम जो है नॉलेज का तो सेकंड एग्जाम है, पहला एग्जाम ये जिद का है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इन 2 सालों के अंदर कौन अपनी जिद पकड़ के रखता है और कौन अपनी जिद छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये पता चलेगा कौन कितना जिद्दी है। तो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली है जो कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करती है,
या जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आ जाएगा गोल्जी बॉडी, और फिर गोल्जी बॉडी से आ जाएगा लाइसोसोम। कौन आ जाएगा? गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम, और एक यहाँ से आ जाएगा कौन सा? वेसिकल। मैं इसको अभी के लिए हटा देती हूँ, चलो मैं लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? लाइसोसोम आ जाएगा, और एक आ जाएगा यहाँ पे कौन? वेसिकल। तो ये जो चारों लोग हैं ना, ये बहुत ही कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे? ये चारों इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखो बच्चों, अगर आपने द सेल मेम्ब्रेन जो टॉपिक पढ़ा था, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे, और जो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी आपने पढ़ी थी, वहां पे भी मतलब जो अच्छे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन वहां से आते रहते हैं। और सेम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे अगेन एम्स की बहुत पैनिक नजर होती है, क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ। तो नाउ देखो सामने, इसको रब कर दो क्योंकि मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो मैंने क्या लिखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर कहाँ जाना है, एग्जैक्टली ये डिसीजन तो गोल्जी बॉडी करते हैं। क्या बोला मैंने? कि गोल्जी बॉडी के मैं पहले काम बता देती हूँ। गोल्जी बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेल का ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मींस प्रोटीन तुम इधर जाओ, फैट तुम्हारी जरूरत उधर है, ठीक है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो कौन सा मॉलिक्यूल किधर जाएगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर देगा? गोल्जी बॉडी डिसाइड करेगा। और अगर मान लो कि इस गोल्जी बॉडी के पास आती है प्रोटीन, या फिर इस गोल्जी बॉडी के पास आता है फैट, और अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब मैं शुगर की एडिशन की बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और ये बन जाएगा यहाँ से ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइको मीन्स कोई भी शुगर हो सकती है, नॉट ग्लूकोज, ठीक है। तो ये प्रोटीन को क्या कर रहा है? मॉडिफाइड कर रहा है, एंड लिपिड को भी क्या कर रहा है? मॉडिफाइड कर रहा है। स्टार मार्क लगा देना इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये होता है गोल्जी बॉडी का काम। इतना क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो गोल्जी बॉडी होती है, ये दोनों बने होते हैं तीन चीजों से। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल, और एक होते हैं ट्यूब्यूल्स। अब सिस्टर्नी क्या होता है? जैसे पापा के पास पर्स होता है ना, तो वैसा एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। अब मान लो कि पापा के पास पर्स बहुत सारे हैं और उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो उनको कनेक्ट करने वाला जो पाइपलाइन होगा दैट इज द ट्यूब्यूल्स। क्या होगा? ट्यूब्यूल्स। मैं डायग्राम बना रही हूँ, रुक जाओ। तो इधर देखो, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ये शायद अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन कितनी होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस की खुद की होती है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एग्जैक्टली कौन फॉर्म करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। मैम कैसे बताओगे आप? मतलब हम लोग कैसे मान ले कि इसके इनर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है? तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन किसका हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ हुआ था? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। क्योंकि अगर आपने छोटी क्लास में सुना होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ क्यों अपीयर होते हैं? बिकॉज उसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम।
सो दैट्स वाई उसका जो सरफेस होगा वो आपको अपीयर होगा कैसा, रफ। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया तब हमें पता चला कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के पास अटैच्ड होते हैं राइबोसोम। जो ये चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता है कि यस, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टेटमेंट याद रखना, काम आएगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये मैंने जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ना, देखो हम लोग यहाँ पे हाथ डाल सकते हैं ना, तो ये जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया दिस इज द सिस्टर्नी। और बना देते हैं सिस्टर्नी, लाइक ये मैंने एक और सिस्टर्नी बना दिया, और बना देते हैं सिस्टर्नी। आपने कौन से पैसे लग रहे, ठीक है, तो ये मैंने और बना दिया सिस्टर्नी। तो ये चीज क्या हो जाएगा, दिस इज द सिस्टर्नी, और ये भी क्या है, सिस्टर्नी। और इन सिस्टर्नी को ये जो कनेक्ट करने वाली चीज है ना, दिस इज द ट्यूब्यूल्स, ये वाला। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूब्यूल्स। इतना क्लियर हो गया। अब मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का डायग्राम देखना जरा। ये डायग्राम है गोल्जी बॉडी का। तो इसके अंदर भी ये जो तुमको पर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। और इन सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करने वाला कौन होगा, ट्यूबुल्स, जिसका डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो इन सिस्टर्नी को इंटरकनेक्ट करने वाला जो पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर होगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुल्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ किसका, सेल मेम्ब्रेन का। बेटा अब आपको समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, बट आप लोग जब एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको इस डायग्राम का मीनिंग समझ आएगा। मतलब इसी एक ही डायग्राम के अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो ये जो ब्लैक बाउंड्री है, ये ब्लैक बाउंड्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, आरईआर पे अटैच्ड होते हैं। तो ये मान लो मैंने रेड कलर से क्या बना दिया, आरईआर बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिस्टर्नी का डायग्राम अलग से बना रही हूँ। अब जैसे मान लो कि ये क्या होता है, सिस्टर्नी हो गया, पर्स लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया, ट्यूबुल्स हो गया। अब इसके ऊपर क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि यहाँ पे राइबोसोम कौन से होंगे, 70S या 80S। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे 80S राइबोसोम होंगे। अब 80S राइबोसोम में सब यूनिट कितनी होती है, 2 सब यूनिट होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो छोटी वाली सब यूनिट होगी ना वो ऑपोजिट साइड में रहेगी, और इधर क्या होगा, बड़ी वाली सब यूनिट होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन सा सब यूनिट अटैच्ड होगा, लार्ज सब यूनिट। अगेन ध्यान रखना। अब देखो इसके बीच में यहाँ पे होता है होल। हाँ, अब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम इन राइबोसोम्स को इस आरईआर मतलब ईआर के साथ कौन जोड़ रहा है, तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे प्रोटीन होता है जिनको बोलते हैं राइबोफोरिन 1 एंड एक हम बोलते हैं राइबोफोरिन 2। तो ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट बनाए हैं ना, दीज आर राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। तो उसकी वजह से हुआ क्या, इसके बीच में बन गया एक होल। एंड अब क्या होगा, जब राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के ऊपर जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो जैसे जैसे प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन कहाँ आती जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आती जाएगी। और इसके अंदर ये आपको दिखाई देगा ल्यूमन। ये क्या दिखाई देगा आपको, ल्यूमन, ठीक है। सो इस ल्यूमन के अंदर ये एंटर हो रहा है कौन, प्रोटीन। तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन जो है फिर फाइनली कहां पर आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर आ गया। अब इस प्रोटीन का करना क्या है, अब इस प्रोटीन का फ्यूचर हो सकता है कि इसको
सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रोटीन जो है इस मेम्ब्रेन का हो। दूसरा, हम लोग और क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन इस प्रोटीन को क्या करना होता है, बाहर सिक्रेट करना होता है, तो दिस इज सिक्रेटरी प्रोटीन। अब मैं आपको सिक्रेटरी प्रोटीन की एग्जांपल पढ़ाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एंटीबॉडी सुना है ना, तो एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको कहाँ पे सिक्रेट किया जाता है, ब्लड में सिक्रेट किया जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, सिक्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा सिक्रेटरी डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्टमक एंड पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, मैं इनकी बात कर रही हूँ, सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या किया जा रहा है, इनको सिक्रेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी प्रोटीन सिक्रेट होती है उसका सिंथेसिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। कौन से राइबोसोम पे? अब मैंने आपको राइबोसोम 2 पढ़ाए थे, एक जो फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और दूसरा जो आरईआर के पास होते हैं, है ना। तो जो सिक्रेट होने वाली प्रोटीन होती है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आरईआर के पास होगा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अब आप लोगों ने कभी लाइसोसोम के बारे में सुना होगा, क्या सुना है, लाइसोसोम के बारे में। अब जो लाइसोसोम होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बेड, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बेड। सो बेसिकली इसका काम सुसाइड करवाना नहीं होता है, इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कैसे, मान लो कि अमीबा ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वो फूड कहाँ पे आ गया, वो फूड आ गया इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब बताओ इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो सेल के अंदर फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। इतना क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा भी था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एक तरह की क्या होती है, सेल होती है। डब्ल्यूबीसी एक तरह की क्या होती है, सेल होती है। तो डब्ल्यूबीसी खाती क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस। तो तुम एक चीज सोचो कि अगर डब्ल्यूबीसी ने अगर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस को अगर एनगल्फ कर लिया तो वो खुद इन्फेक्टेड नहीं हो गई क्या? नहीं, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत ज्यादा लाइसोसोम मिलेंगे और वो लाइसोसोम क्या करेंगे, उन एनगल्फ बैक्टीरिया और वायरस को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अगर तुमसे मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि लाइसोसोम के अंदर डब्ल्यूबीसी जो है, उस डब्ल्यूबीसी के अंदर जो भी लाइसोसोम होते हैं उनको मैं अगर हटा दूं तो क्या होगा, तो फिर डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये समझ आ रहा है। तो ये जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के पास भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई लाइसोसोम के पास भी क्या प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे आरईआर पे। ठीक है, अच्छा मैं क्लियर करती हूँ, रुक जाओ। और कैसे, तो ये डायग्राम आप पहले अलग से बना लो, ठीक है, क्योंकि वहां मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगी तो होप सो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं एक राइबोसोम को थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना रही हूँ। एक